हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। किसी प्रोडक्ट की सक्सेस और उसकी डिज़ाइनिंग के पीछे में क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिंप्लिसिटी को रिलेवेंट हो? हाँ, मगर ऐसा हुआ है। क्या आप एप्पल के प्रोडक्ट और उसके स्टीव जॉब्स के फ़ैन हैं? क्या आपको एप्पल के फ़ोन पसंद है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर आज की ये समरी आपके लिए परफेक्ट है और आई ओपनर भी होगी कि सिंप्लिसिटी क्यों पसंद है, एप्पल को क्यों पसंद है, एप्पल को लोग क्यों पसंद करते, तो इसका बड़ा रीज़न है सिंप्लिसिटी। इस समरी से आप सीखेंगे कि एप्पल ने हमेशा ही सिंप्लिसिटी को अपना कोर एलिमेंट रखा है, जो आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टीव जॉब्स के फ़ैन हैं तो इस समरी में आपको उनकी लाइफ की कई और ऐसी बातें पता चलेंगी कि आप उनके और भी ज़्यादा फ़ैन हो जाएंगे। तो आज की समरी है इनसेनली सिंपल, जिसको लिखा गया है द ऑब्सेशन ऑफ ड्राइव ऑफ एप्पल सक्सेस, जिसे लिखा गया है केन सीगल ने। केन सीगल एक ऑथर है जिन्होंने सिंप्लिसिटी पर 2 किताब लिखी थी। साथ ही वो एक एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव डायरेक्टर भी है। उन्होंने स्टीव जॉब्स के साथ में 12 साल गुजारे। नेक्स्ट से लेकर के एप्पल तक काम किया है। केन सीगल थिंक डिफरेंट कैंपेन के ग्लोबल क्रिएटिव डायरेक्टर और क्रेजी वन कमर्शियल के को राइटर भी हैं। इसके अलावा किम, इंटेल, डेल और IBM जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी इनसेनली सिंपल बाय केन सीगल। तो सोचिए क्या होगा अगर आपको स्टीव जॉब्स के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी। सोचिए, सिचुएशन अच्छी है, थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। आप अपने सारे ग्राफ्स और चार्ट सामने खोल करके बैठे हैं और स्टीव जॉब्स रूम में आते हैं। आप और ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे जैसे कि नॉर्मली होता है। अभी तक आपने सिर्फ 3 ही सेंटेंसेस लिखे और स्टीव जॉब्स पास आकर के बोलते हैं कि मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ पॉइंट पर आओ। क्या तुम अपना ये आइडिया सिंपल और आसान वर्ड्स में समझा नहीं सकते हो? फिर इस समरी में हम सीखेंगे कि क्यों एप्पल को इनसेनली सिंपल बोला जाता है। यानी हम इसमें सिंप्लिसिटी के कोर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो एप्पल अपने प्रोडक्ट, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने एडवर्टीजमेंट और अपने कस्टमर सर्विस यानी हर चीज़ पे सिंप्लिसिटी को ही अप्लाई करता है। इस समरी में हम केन सीगल की स्टोरी पढ़ेंगे जो उन्होंने कुछ यादगार वक्त स्टीव जॉब्स के साथ बिताए थे। तो तैयार हो जाइए ग्रेट इनोवेटर स्टीव जॉब्स की सिंपल स्टिक के लिए, जो हम अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। द सिंपल स्टिक। एप्पल की पैकेज डिजाइन टीम उस वक्त स्टीव जॉब्स के साथ एक मीटिंग करके लौटी थी। उन सबके चेहरे पर निराशा झलक रही थी क्योंकि स्टीव को उनका काम कुछ खास पसंद नहीं आया था। टीम ने कई हफ्तों तक मेहनत करने के बाद ये प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने इसको एकदम से रिजेक्ट कर दिया। टीम की सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। तो किम सेगल ने टीम लीडर से इसकी वजह पूछी। कैसे रही आज सुबह की प्रेजेंटेशन? टीम लीडर ने जवाब दिया, स्टीव ने हमें सिंपल स्टिक से हिट कर दिया। इसका मतलब उनका काम इतना बुरा भी नहीं था। हाँ, पर जरूर वो इससे सिंप्लीफाई नहीं कर पाए होंगे। टीम ने सेम प्रोजेक्ट के लिए 2 अलग डिज़ाइन की पैकेजिंग तैयार की थी। स्टीव ने उनसे कहा कि ये ब्रांड डेड है। उसने कहा कि इन दोनों को आपस में जोड़ दो। एक प्रोडक्ट है तो बॉक्स भी एक ही होना चाहिए, दूसरे वर्जन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्टीव सही बोल रहे थे। एक प्रोडक्ट एक बॉक्स का आइडिया ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा बेटर लग रहा था और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता था। मीटिंग कुछ मिनटों में ही ख़त्म हुई और टीम ये सोच रही थी कि उन्हें ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। सिंपल स्टिक एप्पल के कोर वैल्यू थी। ये एक केमन के क्लब की तरह थी जिस पर वो अपने आइडिया को कसौटी पर रखते थे। यही वो चीज़ थी जो एप्पल को बाकी टेक कंपनी से डिफरेंट बनाती थी। एप्पल पावर ऑफ सिंप्लिसिटी पर आंख बंद करके यकीन करती थी। सिंप्लिसिटी पर एप्पल का फोकस हद से ज़्यादा था, उनके पैशन से बढ़कर था। यानी एक तरह से बोले तो एप्पल को सिंप्लिसिटी का जुनून था। सिंप्लिसिटी ही वो चीज़ है जो एप्पल को वो बनाने के लिए ट्राई करती है जो चीज़ हमें एप्पल के प्रोडक्ट में नज़र आती है। सिंप्लिसिटी ही एप्पल को बार बार एक रेवोल्यूशन लाने के लिए इंस्पायर करती है। जैसे जैसे ये दुनिया बदल रही है और टेक्नोलॉजी में नए नए बदलाव आ रहे हैं, एप्पल भी वक्त के साथ खुद को बदलता ही रहता है, पर एक चीज़ उसकी कभी नहीं बदलती है, वो है वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी। आप ये सिंप्लिसिटी एप्पल के प्रोडक्ट, इसके ऐड और इसके स्टोर में और इसके कस्टमर रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं। एप्पल में सिंप्लिसिटी काम करने का एक तरीका है, एक गोल है जिसे मेजरिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर एप्पल की सक्सेसफुल टेक्निक्स उसको इतना खास बनाती है तो क्यों नहीं दूसरी टेक कंपनी इसको कॉपी करती है? तो जवाब है सिंप्लिसिटी को अपनाना इतना आसान नहीं है। बाकी कंपनीज अक्सर कॉम्प्लेक्सिटी में कहीं खो जाती है, क्योंकि सच तो ये है कि सिंप्लिसिटी के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टाइम
टाइम और पैसा चाहिए। इतने साल एप्पल में काम करने के दौरान केन सीगल ने सिंप्लिसिटी के कुछ कोर एलिमेंट ऑब्जर्व किए जो आप भी अपने कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी एक स्किल है और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम इसे सीख सकते हैं और इसमें एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, बट हमको प्रैक्टिस चाहिए। चलिए, पहला एलिमेंट है थिंक ब्रिटल। तो किंग फर्स्ट टाइम स्टीव जॉब से मिल रहे थे। किंग ने उन्हें लॉस एंजलिस में एप्पल के एड एजेंसी से क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर रिजाइन दिया था। अब वो स्टीव की नई कंपनी नेक्स्ट में नए क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में न्यूयॉर्क में थे। स्टीव जॉब्स कॉन्फ्रेंस रूम में उनका वेट कर रहे थे। किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि स्टीव केन को हायर करने से पहले उनका इंटरव्यू देंगे, और स्टीव खुद भी इस बात को लेकर के ज़्यादा हैप्पी भी नहीं थे। और उधर केम बहुत नर्वस हो रहे थे। केम की नई एजेंसी थी एमेराटी एंड प्यूरेस, जो कि काफ़ी फेमस हो गई थी, और BMW के लिए उसकी काम की भी काफ़ी तारीफ हो रही थी। खुद रेवल्स एमेराटी ने केम को अपने कंपनी में वेलकम किया था, और ये रेल्फ ही था जो कि स्टीव ने उसके साथ माइरन इशू के बारे में बताया था। स्टीव ने खुद एमेराटी और प्यूरेस को चूज किया था क्योंकि उसे बेस्ट एड एजेंसी चाहिए थी। असल में स्टीव को BMW और UPSC के लेटेस्ट ऐड काफ़ी पसंद आई थी, और उन्हें ये जानकर काफ़ी खुशी हुई कि ये दोनों ऐड एक ही कंपनी में बनाई थी। केन सिंगल मीटिंग रूम के बाहर लंबी लंबी सांसें भर रहे थे। वो काफ़ी नर्वस थे। फिर जब वो दरवाजे खोल करके आगे देखे तो देखा स्टीव जॉब्स रेल्फ एमेराटी से बातें कर रहे थे। रेल्फ ने स्टीव को कैन इंट्रोडक्शन दिया। स्टीव ने कैन का मुस्कुराते हुए वेलकम किया। स्टीव बोले, अच्छा, तो मैंने सुना है कि आपने एप्पल के लिए एड्स बनाए हैं। केन को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने बड़े प्राउडली जवाब दिया, हाँ, मैंने बनाया है। और वो प्राउड क्यों ना फील करते, आखिर उसमें कुछ एड्स ने अवार्ड्स जो जीते थे। मुझे आपका टीवी में काम करना काफ़ी भी पसंद आया, स्टीव ने आगे कहा। केन का कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया उस टाइम पे। स्टीव केन के आंखों में सीधा देखते हुए बात कर रहे थे, और उनकी मुस्कुराहट में एक गर्मजोशी थी। लेकिन तभी स्टीव ने कहा, लेकिन प्रिंट बहुत ही बेकार थी। केन उस पोजीशन में जहां इंसान को समझ नहीं आता कि इस बात पर क्या जवाब दिया जाए। उन्हें अच्छा लगना चाहिए या बुरा लगना चाहिए था, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटा करके स्टीव से सिर्फ इतना कहा, थैंक्स। केन ने उस आदमी को थैंक यू बोला जिसने उसके काम को घटिया करार दिया था, लेकिन केन को ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था। केन खुश थे। आखिर उनके बीच की बात और उनकी जो बर्फ थी वो तो पिघली। उन्हें ये नहीं लगा कि स्टीव अच्छा या बुरा बर्ताव कर रहे थे, या फिर ये डिसएग्री या अप्रूव कर रहे थे। स्टीव तो बस अपनी ऑनेस्टी, अपनी बात उनके सामने रख रहे थे। जो उन्होंने फील किया वो उन्होंने बोल दिया, और इस तरह आने वाले कई सालों तक उनका यही सिंपल रिलेशन चलता रहा। असल में स्टीव जॉब्स को अपने वर्किंग रिलेशन के लिए कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पसंद थी। ये ठीक उसी तरह से था जैसे कि उन्हें अपने आईपॉड में एक्स्ट्रा बटन्स पसंद ही नहीं थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ही सिंप्लिसिटी है, और घुमा फिरा करके बोलना कॉम्प्लेक्सिटी। केम समझ चुके थे कि स्टीव जॉब्स ऐसे ही हैं, जो बात उनके माइंड में है वो सीधा बोल देते हैं, फिर चाहे सामने वाले को बुरा लगे या भला। स्टीव के लिए सच सिर्फ सच था, और उनकी ओपिनियन थी जिसकी कोई दो राहें नहीं थी। चाहे सामने फिर जो भी हो, हमें जो बोलना चाहिए हम बोल। ब्रूटल टॉक के अपने फायदे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पता चले कि आपके CEO को आपके काम के लिए कोई कमी नजर आए, जबकि आपकी रियल में आपका CEO सोचता है कि इन कमियों को दूर किया जा सकता है। हो सकता है कि आपने CEO की कही बात किसी मिडिलमैन से सुनी हो, मैसेज देने वाले ने अपनी तरफ से जोड़ दिया, और इस तरीके से गलतफहमी हुई, जो कि हर बार होता है। आपको लगा कि CEO आपका काम को पसंद नहीं करता, जबकि असल बात यह है कि वो सिर्फ कुछ सुधार चाहता है। आपको ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मिला, और इसीलिए आप अपना सही तरीके से प्रोजेक्ट रिवाइज नहीं कर पाए। इस तरीके से अनक्लियर मैसेज कंपनी को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम अपनी ईमेल्स ब्रूटली ऑनेस्ट होकर के लिखें तो हम अपना टाइम और एनर्जी दोनों बचा सकते हैं, जो हम बेकार में एक्सप्लेनेशन देने में वेस्ट कर देते हैं। स्टीव ने हमेशा हर किसी से यही चाहा कि वो उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करे। ये सिंप्लिटी का ही एक एलिमेंट है जो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ह्यूमन अप्लाई कर सकता है। हमको सिर्फ वहाँ पे ऑनेस्ट रहना होगा, और हमें सिर्फ हमारा माइंड जो कहे वही बोलना होगा। कुछ लोग शायद बुरा मानेंगे, बट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच सबका टाइम और एनर्जी बचा सकते हैं। ब्रूटली ऑनेस्टी अप्रोच ऑफसाइड करके टीम का अपनी प्रोग्रेस करने पर फोकस कराने में हेल्प मिलेगा, और ये हर किसी को अपना बेस्ट देने के लिए भी पुश भी करेगा, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा।
अब नेक्स्ट, एप्पल लोगों को ग्रेट प्रोडक्ट क्रिएट और प्रोड्यूस करने के लिए एनकरेज करता है, लेकिन साथ ही बात जब मीटिंग्स की होती है तो ये स्मॉल पर जोर देता है। एप्पल का मानना है कि मीटिंग में सिर्फ वही लोग शामिल होने चाहिए जिनकी जरूरत उस मीटिंग में है, ताकि ग्रुप को एफिशिएंट होकर के काम करने में मदद मिल सके। एड्स एजेंसी चाइड डे ने एक बार एक एग्रीमेंट रखा था कि वो स्टीव जॉब्स के साथ हर मंडे एक मीटिंग रखेगा। केन सिंगल भी चाइड डे का पार्ट थे, तो उन्हें भी इस मीटिंग में शामिल होना पड़ता था। इस मीटिंग का कोई फॉर्मल एजेंडा नहीं था। चाइड को एजेंसी की तरफ से अपनी प्रोग्रेस शेयर करनी होती थी इस मीटिंग में, और स्टीव को अपनी एप्पल की तरफ से प्रोग्रेस शेयर करनी होती थी, यानी दोनों को प्रोग्रेस ही शेयर करनी होती थी। मंडे की इस मीटिंग में बस गिने चुने लोग ही बुलाए जाते थे। चाइड की तरफ से अकाउंट डायरेक्टर, मीडिया डायरेक्टर और क्रिएटिव लोग होते थे चाइड की तरफ से, और एप्पल की तरफ से स्टीव जॉब्स, जोनी लाई और जो कि डिजाइन डिपार्टमेंट के हैं, फिल स्केलर जो कि प्रोडक्ट मार्केटिंग से थे, एलन ओलिवियो जो कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन से थे, और हीरो की असाई टीम क्रिएटिव की तरफ से थे। ये मीटिंग अटेंड करते थे। बस इतने ही लोग मीटिंग में शामिल होते थे। लेकिन एक सोमवार एप्पल की ओर से एक औरत भी इस मीटिंग में शामिल हुई। केन सीगल उसे नहीं जानते थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। तो चलिए स्टोरी को हम उसका नाम इस स्टोरी के लिए उसका नाम हम लॉरी रखते हैं। लॉरी बाकियों की तरह अपनी सीट पर बैठी हुई थी और स्टीव जॉब्स भी मीटिंग के लिए सही टाइम पर पहुंच गए थे। स्टीव थोड़े सोशिएबल मूड में थे, तो वो सबसे बातें कर रहे थे, और थोड़ी देर बाद मीटिंग भी स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले हम इस मीटिंग स्टार्ट करें, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें अपडेट करना चाहता हूँ। स्टीव ने ये कहते हुए सबकी तरफ देखा और अपनी बातें जारी रखी, और सब कहा कि सबसे पहले तो हम आईमैन की बात करेंगे। तो फिर बात करते करते वो अचानक रुक गए। उन्होंने लॉरी की तरफ देख करके पूछा उनसे कि एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? तो लॉरी एकदम से हचमचा गई, और बट उसने बड़ी ही शांति के साथ जवाब दिया कि उसे इस मीटिंग में इनवाइट किया गया था और वो मार्केटिंग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, जिस पर यहाँ पे अभी बातचीत होने वाली है। स्टीव ने लॉरी की बात सुनी। खैर, उन्होंने अपनी बात पूरी की और फिर अचानक लॉरी को सिंपल स्टिक से हिट करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग में हमें आपकी ज़रूरत है, थैंक यू। बस इतना बोल करके वो चुप हो गए। उसके बाद जैसे लॉरी उनके लिए वो कमरे में थी ही नहीं। स्टीव जॉब्स अपनी बात पूरी करते रहे। लॉरी चुपचाप उठी और रूम से बाहर निकल गई। तो ये था स्टीव जॉब्स का सिंप्लिसिटी का एक रूल्स। शुरुआत एक छोटे से ग्रुप से करो जिसपे सभी स्मार्ट लोग हो, अननेसेसरी लोग नहीं हो, और ग्रुप को हमेशा कोशिश करो कि छोटा रखो। जब भी आप मीटिंग में ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हो, उतना ही आप मीटिंग को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हो। मीटिंग में जो भी लोग शामिल हैं, उनमें वहाँ होने का कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। किसी को मर्जी इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका भी टाइम वेस्ट होगा और उनका भी, जैसे अभी यहाँ पे लॉरी के साथ हुआ। ये कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, बात सिर्फ बिजनेस और काम की है, इसीलिए इसे प्रोफेशनल वे में लेना चाहिए। क्या आपने नोटिस किया है कि आपके कंपनी में कितनी ही ऐसी मीटिंग्स रखी जाती है जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग जमा होते हैं, और इन मीटिंग्स में कितनी ही मीटिंग्स अपने ओरिजिनल पर्पज से भटक जाते हैं। इसीलिए याद रखें, ग्रुप को हमेशा छोटा रखें। आपकी मीटिंग या प्रोजेक्ट तब और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे जब आप रूम में सिर्फ काम के लोगों को ही इनवाइट करोगे। इतना ही नहीं, सो थिंक स्मॉल। इस एलिमेंट को समझने के बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की ओर, विच इज थिंक मिनिमल। ये किस्सा एप्पल ने मैक ओएस क्रिएट करने के पहले का है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, केम सीगल को स्टीव जॉब्स के साथ में सीनियर सॉफ्टवेयर टीम के लिए मीटिंग करने के लिए बुलाया गया था। वैसे तो उनकी पहले से बहुत सारी शेड्यूल मीटिंग तय थी, बट ये मीटिंग अलग से बुलाया गया था, इसलिए सभी लोग क्यूरियस थे। पता चला कि स्टीव जॉब मैक ओएस के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते थे, जो कुछ महीने बाद ही लॉन्च होने वाली थी। तो दरअसल क्या हुआ, स्टीव जॉब्स ने इस ऑपरेशन में एक अपग्रेड करना चाहते थे, उससे एक नया वर्जन देना चाहते थे जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। तो उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट भी यही कहता है, ऐसा समझ लो कि हमें नोट छापने हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि सॉफ्टवेयर में काफ़ी पोटेंशियल है, साथ ही सॉफ्टवेयर बिल्ड करना कंप्यूटर बनाने से ज़्यादा इजी और सस्ता भी होता है। स्टीव मैक ओएस ऑपरेटर को डिफरेंट वे में ऑपरेट करने की सोच रहे थे। 99 में चार्ज करने के बजाय वो फ्री में अपडेट करना चाहते थे, लेकिन फिर सॉफ्टवेयर में ऐड भी होनी थी। तो ये अप्रोच ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल यूजर्स को अपग्रेड करने के लिए अट्रैक्ट करती और ऐड से ज़्यादा इनकम भी जनरेट होती। और अगर यूजर्स मैक ओएस से छुटकारा पाना चाहे तो वो कभी भी ऐड 3 वर्जन के लिए पे कर सकते थे। स्टीव अपने इस आइडिया को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड थे।
एड्स उन जगहों पर दिखाया जाना था जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई फाइल प्रिंट करनी है, लेकिन प्रिंट डायलॉग बॉक्स कहता है कि आपकी इनकम कम है, तो वहाँ एब्सेंट का एक ऐड आ जाता है जिस पे ऑनलाइन स्टोर का एक लिंक होता है ताकि उसी टाइम आप एक इंक भी खरीद सको। हालांकि किम को ये आइडिया का कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि एप्पल के लिए ये उसकी इमेज से हट कर थी। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड होना एप्पल के सिस्टम के सिंपल और टीम मैनेजमेंट के खिलाफ था। किस्मत से आइडिया एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और लास्ट में स्टीव जॉब्स को अपना आइडिया वापस लेना पड़ा। उन्होंने ये बात 1997 के एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में भी एक्सेप्ट की थी। फोकस का मतलब ये नहीं है कि हर आइडिया को हाँ बोला जाए, इसका मतलब ये भी है कि बाकी के 100 अच्छे आइडियाज़ को ना बोला जाए, क्योंकि आपको सोच समझ करके चूज़ करना है, कोई भी डिसीजन लेना है। जो फैसले हमें लेने हैं मुझे उन पर प्राउड है, और साथ ही उन फैसलों पर भी प्राउड है जो हमने नहीं लिए। ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो आप समझे कि इनोवेशन का असली मतलब है बहुत सारी चीज़ों का ना बोलना। हर चीज़ को हाँ बोलना एक अच्छी बात नहीं है। बेशक हम में से कई सारे लोग एंड में हैप्पी हुए होंगे, क्योंकि स्वीट ने तब मैक का ओएस का एड्स का आइडिया रिजेक्ट कर दिया था। अब चलिए बात करते हैं उस वक्त की जब स्टीव जॉब्स पूरे 11 महीने एप्पल से बाहर रहने के बाद वापस कंपनी में आ गए। एप्पल अपने आखिरी सांसें गिन रहा था कि स्टीव लौट आए। पुराने तीनों सीईओ कंपनी को डूबने से नहीं बचा पाए थे। ये तीनों सीईओज थे जॉन स्कली, जिसने जॉब्स को निकाला था, माइक स्पिंडर और उसके बाद गिल अमेल को, जिसने स्टीव को वापस हायर किया। इन तीनों की वजह से एप्पल डूबने की कगार पर पहुंच गया था। स्टीव के पास री इंस्टॉलमेंट को सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। एक वही अकेला था जो अपने करिश्मा और विजन के बलबूते पर एक बार फिर कंपनी को वापस ऊंचाइयों पर पहुंचाने का दम रखता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि एप्पल की जान स्टीव में थी। जो सबसे पहला काम स्टीव ने किया वो ये कि उन्होंने कंपनी से उन लोगों को निकाल बाहर किया जो एकदम लेजी, मीडियोकर और अनप्रोडक्टिव थे। सिर्फ वही लोग बचे रहे जो कि ब्रेव और ब्रिलियंट थे, क्योंकि ऐसे ही लोगों की एप्पल को जरूरत थी। अगला काम स्टीव ने ये किया कि उन्होंने उन प्रोडक्ट को कम से कम कर दिया जिन्हें प्रोड्यूस्ड और मार्केट किया जाना था। उस वक्त एप्पल ने अपने कई मॉडल मार्केट में उतारे थे, जैसे कि परफॉर्मा, क्वाड्रा, पावर मैकेनिकस, पावर बुक और मैकेनिकस एलसी। इसके अलावा कई और भी प्रोडक्ट्स थे जिसमें मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की एक तरह से कतार लगी हुई थी, जो सारे प्लेन और बोरिंग थे। एप्पल का सारा पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर के मार्केटिंग में ही खर्च हो रहा था, और साथ ही इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च होने की वजह से कस्टमर्स के साथ साथ एम्प्लॉयज भी कंफ्यूज हो रहे थे। 1998 में कैपिटनो सेंटर्स फॉर परफॉर्मेंस के आर्ट में स्टीव जॉब्स ने दो अनाउंसमेंट किए जो कि एप्पल का फ्यूचर बदलने वाले थे। पहला था आईमैक को लॉन्च करना, और दूसरा था एप्पल का नया बिजनेस प्लान। ये एक सिंपल प्लान था, सिंपल चार्ट था, एक स्क्वायर जो कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था। यहाँ स्टीव ने दिखाया कि एप्पल अब से अपने कंप्यूटर मॉडल के साथ में क्या करने वाला है। एप्पल के पास अब सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स की ही चॉइस थी। रेगुलर यूजर्स के लिए एक लैपटॉप, प्रोज और टेक गिग्स के लिए दूसरा लैपटॉप, रेगुलर यूजर्स के लिए एक डेस्कटॉप और एक डेस्कटॉप जो एक्सपर्ट और प्रोज के लिए लॉन्च किया गया था। यानी बस 4 चीज़, बस इतना ही, बस यही था इस सारी प्रॉब्लम के लिए स्टीव जॉब्स का सॉल्यूशन। इस सिंपल इमेज में उन्होंने एप्पल के इंजीनियर्स को तो इंस्पायर किया ही, साथ ही लॉयल कस्टमर्स में भी एक एक्साइटमेंट जगा दी। साथ ही उन्होंने कंपनी में $1 मिलियन कई सारे मॉडल्स पर खर्च होने से बचा लिए थे। तो ये था थिंक मिनिमल का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो है थिंक कैजुअल। तो एप्पल से निकलने के 5 मिनट बाद ही उन्हें एक रेंटल कार में बैठ करके एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, जहां से उनके अपने घर लॉस एंजलिस के लिए एक फ़्लाइट लेनी थी। तभी उनका फ़ोन बज उठा तो उन्होंने देखा कि स्टीव जॉब्स कॉल कर रहे हैं। उस टाइम पे स्टीव फ़ोन पर बोले, मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था या फिर तुम उसे क्यों लेकर के आए हो, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं एक कौड़ी भी उसे नहीं देने वाला हूँ, और हाँ, मुझे दोबारा एप्पल में नज़र नहीं आना चाहिए। स्टीव क्रिएटिव एजेंसी के प्लानर की बात कर रहे थे जिसका नाम था हैक था, जो कि प्लानर्स को कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था, जिसके कंपनी की या क्रिएटिव एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करना था। प्लानर्स की जिम्मेदारी थी कि ये पता लगाना कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर के कंज्यूमर क्या सोचते हैं।
कंपनी का मकसद कस्टमर्स की पसंद नापसंद को जानना था ताकि कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स खरीदे, वो प्रोडक्ट में क्या ढूंढते हैं। प्लानर्स को वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने कलेक्ट की थी एक प्लान बना करके क्रिएटिव एजेंसी के सामने प्रेजेंट करनी थी ताकि उस पर काम कर सके। दरअसल उनके प्लानर के रिजल्ट के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी थी। हैंक उन दिनों एप्पल के क्रिएटिव एजेंसी चाइल्ड डे में नया अपॉइंट हुआ था। वैसे हैक काफ़ी स्मार्ट था, लेकिन इससे पहले वो एक बड़ी क्रिएटिव एजेंसी के लिए और एक बड़े आइकॉनिक ब्रांड के लिए भी काम कर चुका था। तो हैक का काम था एप्पल ब्रांड की इमेज डिफरेंट डेमोक्रेटिक ग्रुप्स और एथेंटिसिटीज तक पहुंचाना, और ये उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी क्योंकि एक तरफ से वो खुद पर्सनली स्टीव जॉब्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। हैक को अपना काम पूरा करने में 2 हफ्ते का वक्त लगा। उसने सारी ज़रूरत की रिसर्च स्टार्ट कर ली थी और वो स्टीव जॉब्स को एकदम इम्प्रेस कर देना चाहता था। मीटिंग के 1 हफ्ते पहले ही हैक ने केन सीगल से पूछा कि क्या वो उसके प्रेजेंटेशन देख करके उसे कुछ सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि केन काफ़ी अच्छे से जानता था कि स्टीव जॉब्स को इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका क्या है। लेकिन हुआ ये कि केन अपनी बिजी शेड्यूल के चलते हैंक के प्रेजेंटेशन के लिए ज़रा भी टाइम नहीं दे पाया और नहीं देख पाया। इस तरीके से कई दिन गुजर गए, लेकिन केन हैंक के काम को नहीं देख पाया। फिर प्रेजेंटेशन वाले दिन ही उसे हैंक का काम को देखने का मौका मिला। केन सीगल्स, हैंक और चाइल्ड डे के बाकी लोग उस दिन मीटिंग रूम में कुछ जल्दी ही पहुंच गए थे। हैंक ने अपना पोर्टफोलियो सेट करना स्टार्ट कर दिया और हैंक का बड़ा पोर्टफोलियो देख करके केन पहले ही परेशान हो गए। केन ने देखा कि हैंक ने एक बड़ा सा ग्राफ तैयार कर रखा था। उसने चार्ट भी बना रखा था जिसमें कई सारे नंबर्स और डिफरेंट टाइप की कस्टमर्स की पिक्चर्स लगी हुई थी। केन ये सब देखते ही टेंशन में आ गए क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि स्टीव जॉब्स को इस टाइप के प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि मेसी हो। जब तक हैक का काम पूरा हुआ, पूरी दीवार उसके विजुअल मटेरियल से भर चुकी थी। जब स्टीव जॉब्स रूम में आए तो उन्होंने हैक से इंट्रोड्यूस कराते हुए उसके काबिलियत के बारे में बताया गया। वो दीवार जहाँ हैंक अपनी प्रेजेंटेशन शो कर रहा था, स्टीव की चेयर पीछे थी, इसीलिए स्टीव को प्रेजेंटेशन देखने के लिए अपनी चेयर घुमानी पड़ रही थी। शुरू में तो स्टीव ने काफ़ी ध्यान से सब कुछ देखा और सुना, पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वो अपनी कुर्सी पर धंसते ही जा रहे थे। साफ पता चल रहा था कि स्टीव जॉब्स बोर हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। वो हैंक को बीच में ही टोकते हुए उनसे सवाल पूछने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हैंक के जवाब उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। हैंक डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स के बारे में बता रहा था जो कि उसने डिफरेंट शहरों में स्टडीज़ किए थे। उसने कहा, हम तो घेटो एम्बलिंग में गए हैं, वहाँ जो बच्चे बास्केटबॉल गेम खेल रहे थे उनसे हमने एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में जब पूछा, तभी स्टीव ने उसे बीच पे टोकते हुए कहा, तुमने उनसे क्यों पूछा, उनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। हैंक की बातों को से स्टीव जॉब्स और ज़्यादा परेशान हो गए थे, चिढ़ गए थे क्योंकि उसके प्रेजेंटेशन से कोई भी काम की बात निकल कर नहीं आ रही थी। स्टीव ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ओके, खैर जो भी हो, चलो कुछ एड्स देख लेते हैं। हालांकि हैंक के प्रेजेंटेशन अभी बाकी थी, पर स्टीव ने उसे बीच में ही ख़त्म कर दिया। हैंक ने 20 स्लाइड्स तैयार की थी और लेकिन अभी वो कोशिश करता तो सिर्फ 3 सेंटेंस में अपनी बात रख सकता था, सबको क्लियरली समझ में आ जाता था। इस लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन से ज़्यादा स्टीव जॉब्स एक वाइट बोर्ड, टेबल और कुछ क्लियर आइडियाज शेयर करना ज़्यादा पसंद करते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि एप्पल किसी की टिपिकल बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह फॉर्मल वे में एक्ट करे। उन्हें अपनी कंपनीज में एक कैजुअल माहौल चाहिए था जहां उनका अगर मन करे तो वो नंगो पाँव ऑफिस आ जाए। स्टीव जॉब्स को जब मीटिंग में कुछ प्रेजेंट करना होता था तो ना तो उनके पास कोई स्लाइड शो होते थे और ना ही कोई स्क्रिप्ट और ना ही कोई फॉर्मल स्ट्रेटजी। वो बस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करते थे कि उस प्रोडक्ट में क्या खूबी है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वगैरह वगैरह। अगर उन्हें कुछ क्लियर करना होता तो वो सीधा व्हाइट बोर्ड में लिख देते थे। कुल मिलाकर के स्टीव जॉब्स अपने एम्प्लॉयज़ के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल तरीके से इंटरेक्ट करना पसंद करते थे। एक बार एक ऐसी ही मीटिंग में केन ने डिसाइड किया कि उन्हें अपने पहले स्ट्रैटेजी पर ही रिकैप कर लेना चाहिए। उन्होंने अभी 3 सेंटेंस ही बोले थे कि स्टीव जॉब्स ने उन्हें बीच में ही फिर से टोक दिया। स्टीव केन ने बोले कि क्या तुम मुझे वो सारी खबरें सुनाने वाले हो कि जो आज सुबह तुमने अपने वॉल स्ट्रीट जर्नल में पढ़ी है? प्लीज़ ऐसी बातें मत करो जैसे तुम एड एजेंसी में काम करते हो। जो कहना चाहते हो मुझे सीधे सीधे कह दो ना।
तो स्टीव जॉब्स अपने प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बनाया करते थे। सबसे पहले तो वो एजेंडा सामने रखते थे, फिर फैक्ट्स को सामने रखते थे, फिर टॉपिक पर बात करते थे। उसके बाद वो हर टॉपिक को समराइज करने के बाद ही अगले टॉपिक पर बढ़ते थे। फिर अपनी बात ख़त्म करते हुए वो प्रेजेंटेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसे अगेन से रिपीट करते थे, और जो भी मैसेज उनको देना होता था उसको कई बार रिपीट करते थे ताकि वो ऑडियंस के दिमाग में छप जाए। तो ये थे सिंप्लिसिटी के एलिमेंट जो एप्पल के स्टीव जॉब्स के थ्रू अपने कंपनी में अडॉप्ट किए थे। और इस तरीके से हम पहुंच गए हैं अपनी समरी के कंक्लूजन पर, जहां पे हम इस समरी के उन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे जो कि हमें ध्यान में रखने हैं हमेशा के लिए। इस समरी में हमने एप्पल के कोर एलिमेंट्स और एंड सिंप्लिसिटी के बारे में पढ़ा, जो कि इस तरीके से है। पहला है थिंक ब्रूटल। ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और फ्रैंक वे में अपने ओपिनियन किसी और के सामने में रखें। ऑनेस्ट फीडबैक से टीम को प्रोग्रेस करने में हेल्प मिलती है। दूसरा है थिंक स्मॉल। अपनी मीटिंग्स में सिर्फ उन्हें ही इनवाइट करें जिनकी ज़रूरत है उस मीटिंग में। अगर बॉडी काउंट स्मॉल होगी तो उसमें सिर्फ स्मार्ट लोग होंगे तो टीम की प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। तीसरा है थिंक मिनिमल। सिंपल आंसर ही बेस्ट आंसर है। अपने सिंपल स्क्वायर बिजनेस प्लान की वजह से ही स्टीव जॉब्स एप्पल को बैंकरप्ट होने से बचा पाए थे। इसीलिए हमेशा उन्होंने सबसे बेसिक आइडिया पर ही काम करने की कोशिश की थी, और आपको भी यही सजेस्ट करते हैं। और ये सोचें कि आपका पर्पस क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये सवाल आपको नेक्स्ट स्टेप उठाने में बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। चौथी बात, कैजुअल सोचो। आप कैजुअल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बातों में दम नहीं है। हम सिंपल रह करके अपनी बातों को आसान तरीके से समझा सकते हैं। कैजुअल वे में आइडिया को फ्लो करने दो और आपकी बातचीत एकदम क्लियर और ऑनेस्ट होनी चाहिए। और आप भी अपने टीम, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में कोर एलिमेंट ऑफ सिंप्लिसिटी को अप्लाई करके अपना काम बढ़ा सकते हैं, अपना प्रोग्रेस बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एप्पल ऑफ सिंप्लिसिटी को फॉलो कीजिए, सक्सेस की राहों में आगे बढ़िए, और आज से ही सिंपल रहना स्टार्ट कर दीजिए। और बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या पूरी की पूरी समरी अच्छी लगी, या आपको कहाँ चीज़ अच्छी नहीं लगी। आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। फैशन की कंपटीशन हो सकती है, लेकिन सिंप्लिसिटी की कोई कंपटीशन नहीं हो सकती। साथ इसीलिए यहाँ पे अपना कोर एलिमेंट सिंप्लिसिटी रखा गया था। तो कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ दे सकते हैं। एज ए चैनल न्यू है तो आपका सजेशन की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।